नमस्कार। आज हम बात करेंगे मालाबार नौसैनिक अभ्यास की, जिसकी शुरुआत हो चुकी है नॉर्दर्न पैसिफिक यानी कि उत्तरी प्रशांत महासागर क्षेत्र में गुआम द्वीप पर। अब ये इसको होस्ट करने का जो काम है इस बार कर रहा है अमेरिका। तो आइए आज के इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं कि 2025 का ये मालाबार नौसैनिक जो अभ्यास है ये क्यों महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ इसका इतिहास क्या रहा है, इसके तमाम अन्य पक्ष के साथ साथ क्वाड से इसका क्या लिंक है। इन सभी प्रश्नों के जवाब आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, एक एक करके समझते हैं। मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2025 शीर्षक के अंतर्गत सबसे पहले खबर की बात कर लें तो इसकी शुरुआत हो चुकी है। और कहां पर यह हो रहा है, तो ये हो रहा है, आप जानते हैं कि इंडो और पैसिफिक यानी कि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर दोनों में हर वर्ष बारी बारी से आयोजित किया जाता है। तो पिछली बार ये आयोजित हुआ था कहां पर, हिंद महासागर क्षेत्र में। कहां पर आयोजित हुआ था चलिए कमेंट करके बताइए। एक अन्य वीडियो में इसको कवर किया गया था, उसमें सारी जानकारी आपको ये दी गई थी। तो चलिए अभी बात करें अगर, तो ये गुआम यानी कि जो प्रशांत महासागर में, उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीप है। इस द्वीप पर अमेरिका का अधिकार है, अमेरिका के लिए एक रणनीतिक सेंटर के रूप में ये काम करता है। इस द्वीप पर, यहीं पर इसका आयोजन हो रहा है। इसकी स्थिति आप मैप में यहां पर देख सकते हैं। तो उत्तरी प्रशांत के इस क्षेत्र में यहां पर फिलहाल इस नौसैनिक अभ्यास का प्रारंभ हो गया है। अब इसका उद्देश्य क्या है, तो देखिए इसका उद्देश्य अगर आप देखेंगे तो इंटरऑपरेबिलिटी। इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि यानी कि एक दूसरे के साथ जो नौसेना है उनके बीच में कैसे कोऑर्डिनेशन बढ़ाया जाए, समन्वय बढ़ाया जाए, साथ ही साथ जो सामूहिक समुद्री सुरक्षा है उसको कैसे सुनिश्चित किया जाए। यानी एक साथ मिलकर इसके जो भी सदस्य साझा जो अभ्यास करने वाले सदस्य हैं, जिसमें कि मुख्य रूप से कौन कौन है, तो मुख्य रूप से इसमें है पहले 4 जो देश हैं, इनका नाम भी आप याद रख लेंगे। पहले नंबर पर तो भारत स्वयं है, दूसरे नंबर पर जो होस्ट कर रहा है यानी कि यूएसए अमेरिका है, और तीसरे नंबर पर कौन है, तो तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के अलावा कौन है, तो जापान है। और आप जान रहे हैं कि यही 4 वो देश भी हैं जो कि क्वाड के मेंबर्स भी हैं। तो यही 4 देश मिलकर इसको क्या कर रहे हैं, इस अभ्यास को, इस नौसैन्य अभ्यास में अपनी शिरकत कर रहे हैं। अब इनका ही ये उद्देश्य है कि ये सभी मिलकर इंटरऑपरेबिलिटी यानी आपस में जो कोऑर्डिनेशन है नौसैन्य सेनाओं के बीच में, और साथ साथ सामूहिक समुद्री सुरक्षा। किन क्षेत्रों में, तो हिंद महासागर, और दूसरा आपका कौन सा क्षेत्र हो गया, दूसरा आपका हो गया हिंद महासागर, और एक हो गया आपका प्रशांत महासागर। तो इन दोनों क्षेत्रों में कैसे सामूहिक समुद्री सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाए, और कैसे यहां पर दोनों चारों इसके जो सदस्य हैं उनके बीच में समन्वय बढ़ाया जा सके, ये इसका उद्देश्य है। इसी खबर के आलोक में बात करते हैं सबसे पहले मालाबार एक्सरसाइज है क्या। तो देखिए आज के समय में अगर हम बात करें तो ये एक बहुपक्षीय एक्सरसाइज बन चुका है। यानी कि इसमें जब इसकी शुरुआत हुई थी तो शुरुआती दौर में ये बहुपक्षीय नहीं था, ये केवल द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास था, क्योंकि इसमें भारत और अमेरिका यही 2 पक्ष थे। लेकिन आज के समय में हम बात करें तो इसमें 2 अन्य पक्ष भी जुड़ चुके हैं, जिसकी वजह से इसमें भारत और अमेरिका के अलावा जापान और ऑस्ट्रेलिया के जुड़ने की वजह से ये जो है वो बहुपक्षीय बन चुका है। अब इसमें अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत कब हुई, तो 1992 में, 1992 में सबसे पहले ये भारत और अमेरिका के बीच में, यानी कि इंडिया और साथ साथ दूसरा है आपका अमेरिका, इसके बीच में सबसे पहले ये हुआ कब, तो 1992 में हुआ। 1992 से इसकी शुरुआत हो गई। और यहां पर जो ये था, इसका स्वरूप क्या था, तो द्विपक्षीय था। लेकिन फिलहाल ये क्या है, मल्टीलैटरल वार गेमिंग नेवल एक्सरसाइज में कन्वर्ट हो चुका है। एक चीज और आपको बता दें कि वार गेमिंग का मतलब ये हुआ कि युद्ध जैसी परिस्थितियां उत्पन्न करके उसका अभ्यास किया जाता है। गेमिंग का मतलब एक खेल के तौर पर, यानी कि युद्ध में जैसी परिस्थितियां होती हैं वैसी ही परिस्थितियां उत्पन्न करके उसका अभ्यास करने को ही वार गेमिंग कहते हैं। तो वार गेमिंग ये नेवल एक्सरसाइज में ये फिलहाल बदल चुका है, जो कि मल्टीलैटरल है, यानी कि इसमें एक से ज्यादा पक्ष हो चुके हैं, बहुपक्षीय हो चुका है। बीच में क्या हुआ कि 1992 में इसकी शुरुआत तो हुई, 95-96 तक ये 2 संस्करण भी हुए। फिर 98 में क्या हुआ कि एक घटना घटित होती है। 1998 में क्या हुआ, भारत के द्वारा पोखरण में क्या किया गया था, परमाणु परीक्षण कर दिया गया। अब इस घटना के बाद क्या हुआ, इस घटना के बाद ये जो एक्सरसाइज था इसमें कुछ समय के लिए क्या उत्पन्न हुआ, गतिरोध उत्पन्न हुआ। और ये गतिरोध आपका कब तक चला, ये गतिरोध आपका चला 2002 तक चला, 2001 तक कह सकते हैं, क्योंकि 2 से तो फिर से ये स्टार्ट हो गया था। तो ये गतिरोध जो है 1999 से लेकर 1900 आपके 2001 तक, यानी कि 98 तक हुआ था। तो 98 से ही कह सकते हैं, 98 के बाद से नहीं हुआ। तो 2001 तक इस पर गतिरोध कायम रहा। फिर से इसके बाद ये फिर से शुरू होता है, 2002 से फिर से स्टार्ट होता है।
2007 में क्या हुआ, 2007 में जापान और ऑस्ट्रेलिया ने भी इसमें शिरकत की, लेकिन इसके मेंबर के तौर पर नहीं की, इसके सदस्य नहीं बने थे, लेकिन एक साथ आए थे, इसमें हिस्सेदारी उनकी थी। लेकिन अभी भी वो इसके, हम कह सकते हैं कि इस मालाबार अभ्यास के पार्ट नहीं बने थे, सिर्फ उनकी भागीदारी थी। और 2007 में आप देखेंगे तो बे ऑफ बंगाल में, यानी बंगाल की खाड़ी में इसका आयोजन हुआ था। इसके बाद आप देखेंगे तो 2015, याद रखेंगे 2015 में अब फिर चले आएंगे तो 2015 में क्या हुआ, 2015 में इसमें एक देश और जुड़ता है, उसका नाम क्या है, तो 2015 में जापान इसका मेंबर बन जाता है। तो जापान के जुड़ने से ये अब तक जो द्विपक्षीय था, अब ये क्या हो गया, अब ये त्रिपक्षीय हो गया, यानी कि 3 पक्ष हो गए। इसके बाद 2020 में आप देखेंगे तो जो इसका चौथा सदस्य है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया भी इसमें जुड़ जाता है। और इस तरह से अब क्या हो जाता है, इसमें जो वर्तमान में 4 आपको सदस्य दिखाई दे रहे हैं, यानी कि इंडिया, यूएसए के बाद जापान और ऑस्ट्रेलिया, 2020 में हो जाते हैं। और उसके बाद ये जो है मल्टीलैटरल, एक तरह से बहुपक्षीय ये अभ्यास के तौर पर तब से ये चल रहा है। अब यहां पर अगर हम बात करें कि इसका उद्देश्य क्या है, तो इस तरह के अभ्यास जो होते हैं, इन अभ्यासों का मतलब क्या है। अभ्यासों का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए भारत ने अगर जापान से सहायता मांगी, कोई ऐसी युद्ध जैसी परिस्थिति बन जाती है, तो उसमें भारत का अगर कोई वॉरशिप है, वो अगर मान लीजिए कि जापान के या अमेरिका के किसी भी दूसरे एयरक्राफ्ट करियर से सहायता मांगता है। एक चीज और ध्यान दीजिए कि वॉरशिप और एयरक्राफ्ट करियर क्या है, ये भी समझिएगा। देखिए, जो छोटे जहाज होते हैं उसको कार्वेट बोलते हैं, उसके बाद उससे जो थोड़ा सा बड़े होते हैं उसको क्या बोलते हैं, फ्रिगेट बोलते हैं। उसके बाद उससे भी जो थोड़ा बड़ा होगा, बड़ी श्रेणी में आता है, मतलब मध्यम वाला फ्रिगेट होता है। उसके बाद और जो उससे बड़ा होगा तो उसको डेस्ट्रॉयर बोलते हैं, और जो सबसे बड़ा होगा उसको एयरक्राफ्ट कैरियर बोलते हैं। तो ये इसके आकार की वजह से नाम दिए गए हैं। तो यहां मान लीजिए भारत का कोई वॉरशिप है, वो सहायता मांगता है किससे, यूएसए का ही मान लीजिए एयरक्राफ्ट कैरियर है, उससे सहायता मांगता है। अब ये सहायता क्यों मांग रहा है भारत, मान लीजिए भारत के किसी भी व्यापारिक मार्ग पर कोई अतिक्रमण हो रहा है और उसमें भारत उस शक्ति को दबाने के लिए जाता है, लेकिन भारत को वहां पर किसी सहायता की जरूरत पड़ती है और वो अपने सहयोगी देश से सहायता मांगता है। तो ऐसी स्थिति में दोनों देशों के बीच में जो इंटर ऑपरेबिलिटी है, यानी कि समन्वय है, उसका परिचय कैसे वो बेहतर है, ये कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए अभ्यास किया जाता है, ताकि जो तकनीकी प्रणाली है, दोनों देशों के बीच में जो सिग्नल्स हैं, जो ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे ही मांगी गई सहायता, ये सारी चीजें इतने संगत तरीके से दूसरे देश को दी जाए कि वो रियल टाइम में साझा हो सके। यानी कि जिस समय हमको तकनीकी प्रणाली की जरूरत है उसी टाइम पे वो उपलब्ध हो जाए, जिस समय हमको सिग्नल्स की आवश्यकता है उसी टाइम पे उपलब्ध हो जाए, ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल की जिस टाइम आवश्यकता है वो उसी टाइम उपलब्ध हो जाए, रियल टाइम में अगर डेटा साझा होता है। इसके लिए दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे की तकनीकी से वाकिफ होने के लिए, एक दूसरे की कार्यप्रणाली से वाकिफ होने के लिए इस तरह के अभ्यास करती हैं, ताकि अगर ऐसी कोई स्थिति बने तो उस समय इनके बीच में सहयोग देखा जा सके और इस चीज को बेहतर तरीके से हल किया जा सके। तो ये इसका इतिहास है। ये शुरुआत 1992 से इसकी द्विपक्षीय युद्ध नौसैन्य अभ्यास के तौर पर हुआ था, और वर्तमान में ये बहुपक्षीय अभ्यास के तौर पर इसमें बदल गया है, जिसमें कि इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया सम्मिलित हैं। अब ये इसका 2025 का जो संस्करण है, इसकी बात क्यों हो रही है, इसकी बात होने की भी कुछ वजह है, यह खास क्यों है, इसकी भी कुछ वजह है। एक तो देखिए, जिस समय ये हो रहा है वो समय ही खास है, क्योंकि अमेरिका जो है पूरे विश्व में इस समय जिस तरह से उभरा हुआ है, जो छवि लेकर, उसको लेकर, और भारत को के प्रति उसका जो रवैया इधर कुछ दिनों से जो रहा है उसको लेकर, उसके साथ अभ्यास करना अपने आप में एक अनूठी बात है। तो खैर, 2025 का ये जो संस्करण है, इसके विशेष होने में एक खास बात और है कि विश्व के तमाम ऐसे देश जो अमेरिका से अगर इधर भारत के संबंधों में कुछ तल्खियां रही हैं, तो जो प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे भारत अमेरिका संबंधों को लेकर, ऐसे में अमेरिका के साथ भारत का ये नौसैन्य अभ्यास एक उन देशों के लिए मैसेज भी है कि हम अपनी जो समुद्री कूटनीति है उसमें हम एक मैसेज दे रहे हैं कि देखो, हम तो उनके साथ अभ्यास कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, भारत में निर्मित पूरी तरह से एक पोत भी इसमें शिरकत कर रहा है। तो आईएनएस सह्याद्री का इसमें शिरकत करना, तो ये भारत की समुद्री शक्ति का एक ऐसे साझा अभ्यास में, नौसैन्य अभ्यास में शिरकत करना, ये एक मैसेज के तौर पर भी इसको देखा जा रहा है। बात करेंगे स्थान की, तो स्थान कहां पर है, तो गुआम। आपको बता दें कि गुआम जो है, ये जो जगह है वो वही जगह है जिसको आपको बताया गया कि ये क्या है। तो गुआम ये यूएसए का क्या है, एक हम कह सकते हैं कि रणनीतिक सेंटर है गुआम, जो द्वीप है जिसकी बात अभी की गई थी, शुरुआत में आपको बताया गया था।
बेसिकली जो इंडो पैसिफिक का एक रणनीतिक केंद्र है, इसका इस्तेमाल अमेरिका करता है और चीन, जापान, फिलीपींस के ये काफी करीब है। और साथ साथ अगर हम बात करें तो यहां पर इस एक्सरसाइज के करने का मतलब ये है कि इस क्षेत्र में जो जितने भी समुद्री व्यापारिक मार्ग हैं उनको एक तो सेफ किया जाए, मिलिट्री ऑपरेशंस भी अगर हो तो उसके लिए भी ये एकदम मुफीद जगह है। तो ये कहना कि इस जगह पर अभ्यास करने का मतलब ही है कि एक मैसेज देना है कि इस क्षेत्र में चीन जो अपना प्रभाव बढ़ा रहा है उस प्रभाव के प्रति संतुलन के लिए भी इसको देखा जा सकता है। मेजबान देश कौन है? तो मेजबान देश यूएसए है, ये आपको बताया ही गया। और भाग लेने वाले देश इसके चारों मेंबर्स हैं, यानी कि भारत, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इसका उद्देश्य क्या है? तो देखिए, इस तरह के जितने भी एक्सरसाइज किए जाते हैं उनका उद्देश्य एक तो यही होता है कि हम क्या करें, सबसे पहले सामूहिक नौसैनिक क्षमता को डेवलप करें। यानी कि जो भी देश इसमें हिस्सेदार हैं, चाहे वो भारत हो, चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो जापान हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, ये सब एक दूसरे की जो सामूहिक नौसैनिक क्षमता है उसको इंक्रीज करने में सहयोग करेंगे। यानी सब एक दूसरे का हाथ थाम के एक दूसरे की नौसैनिक क्षमता को बढ़ाने में योगदान देंगे। दूसरा यह कि जो समुद्री संचार मार्ग है, यानी समुद्रों के माध्यम से जो संचार होता है, उन मार्गों को कैसे सुरक्षित किया जाए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मार्ग होते हैं समुद्री संचार मार्ग। अब जैसे मलक्का स्ट्रेट को ही ले लीजिए, मलक्का स्ट्रेट से आप देखेंगे तो भारत और जापान के बीच में जो ऊर्जा है उसके ऊर्जा आपूर्ति के लिए एक बहुत प्रमुख मार्ग है। अगर कोई इस मार्ग को प्रभावित करेगा तो भारत और जापान के बीच में ऊर्जा की आपूर्ति प्रभावित होगी। तो इस तरह से जो समुद्री संचार मार्ग है उनको सेफ किया जाए। विशेष तौर पर अगर चाइना को देखेंगे आप, तो साउथ चाइना सी में जो अपना प्रभाव वो बढ़ा रहा है, तो उसकी शक्ति को संतुलित करने के लिए भी इसका एक, हम कह सकते हैं कि एक संदेश के तौर पर इसको देखा जा सकता है। इसके अलावा जो फ्री ओपन इंडो पैसिफिक जो सिद्धांत है, भारत का भी सिद्धांत है कि वो चाहता है कि जो फ्री ओपन इंडो पैसिफिक रीजन हो, तो उसके लिए भी ये एक, हम कह सकते हैं कि उसको बढ़ावा देते हुए इस एक्सरसाइज को देखा जा सकता है। तो ये उसके उद्देश्य हैं, यानी कि जो व्यापारिक मार्ग हो वो सुरक्षित हो, एक दूसरे की नौसैनिक शक्ति जो है वो इंक्रीज हो, और साथ साथ जो फ्री ओपन इंडो पैसिफिक जो रीजन है उसके सिद्धांत को भी ये बढ़ावा देता हुआ है। तो इन तीनों ही चीजों को आगे बढ़ाना इसका उद्देश्य है। तो ये हुआ आपका 2025 के संस्करण की मुख्य बात। और सबसे मुख्य बात क्या है कि इसमें जो आईएनएस सह्याद्री है, जो कि मैरीटाइम एक डिप्लोमेसी जो है उसको मजबूत करते हुए एक संदेश के तौर पर इसको देखा जा रहा है, क्योंकि ये पूरी तरह से स्वदेशी रूप से ये निर्मित है। ये मझगावा जो है वहां पर बनाया गया है, मझगावा डॉकयार्ड जो लिमिटेड है मुंबई में, वहां पर इसका निर्माण हुआ है। और इसमें डिजाइन से लेके इसके निर्माण तक सभी चीजें स्वदेशी तकनीकी पर आधारित हैं। अब इसका एक ऐसे एक्सरसाइज में हिस्सेदारी लेना पूरी तरह से एक भारत का संदेश है। तो इस तरह से आईएनएस सह्याद्री का इसमें शिरकत करना, ये भी एक मैसेज जाता है, ये भी एक इसको विशेष बनाता है 2025 के इस संस्करण को। अब देखिए, क्वाड की बात हो रही है तो क्वाड का भी एक छोटा सा परिचय जरूरी है। क्वाड की अगर बात करें तो क्वाड यानी कि क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग इसका पूरा नाम है, जिसमें कि यही चारों जो सदस्य इसमें शिरकत कर रहे हैं, यही चारों इसके मेंबर भी हैं। इसीलिए क्वाड से भी इसका संबंध जोड़ा जाता है और कभी कभी इसको क्वाड एक्सरसाइज भी कह दिया जाता है। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो फ्री ओपन एंड प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक, यानी कि इसका भी उद्देश्य है, क्वाड का भी उद्देश्य क्या है कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसको कैसे बनाया जाए, उसको फ्री बनाया जाए, उसको ओपन बनाया जाए और प्रॉस्परस बनाया जाए, यानी कि समृद्ध बनाया जाए, यानी कि वो पूरी तरह से सुरक्षित हो, पूरी तरह से खुला हुआ हो, कोई बाधा ना हो, निर्बाध यहाँ पर संचार हो सके और पूरी तरह से यहाँ पर समृद्धि आ सके इंडो पैसिफिक रीजन में। समुद्री सुरक्षा बेहतर हो सके, जो संचार मार्गों की बात आपको बताई गई। अगर कोई आपदा आ जाती है तो उस आपदा के समय भी ये जो मेंबर्स हैं, क्वाड के जो मेंबर्स आपको 4 दिखाई दे रहे हैं, वो भी एक दूसरे का सहयोग करें। आपूर्ति श्रृंखला में स्थिरता बनी रहे, किसी तरह का कोई अवरोध ना आ पाए। कोई अवरोध अगर डालने का काम करता है तो उसमें ये सारे मेंबर्स मिलकर काम करेंगे साथ में। स्वास्थ्य सहयोग आदि क्षेत्रों में भी सहयोग को बढ़ाना, ये इसका उद्देश्य है। क्वाड की अगर बात करेंगे तो 2004 में जब सुनामी आई थी हिंद महासागर में, तो उस समय चारों ये जो देश, चारों ये जो मेंबर्स हैं, वो एक साथ मिलकर काम किए थे। और फिर उनके मन में एक बात आई कि साथ में काम करने के बाद 2007 में जो जापान के प्रधानमंत्री थे शिंजो अबे, उन्होंने क्या किया कि क्वाड का एक प्रस्ताव आधिकारिक रूप से दिया था और उसके बाद ही जो ये अस्तित्व में आया था। और लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जो चीन विरोधी एक, हम कह सकते हैं, गठजोड़ का इसके ऊपर आरोप लगा, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं रहा।
लेकिन 2017 में जब चीन फिर से सक्रिय होने लगा तो चीन की गतिविधियों को संतुलित करने के लिए क्वाड भी पुनर्जीवित हो गया। तो हम कह सकते हैं कि क्वाड का पुनर्जीवन जो है 2017 से फिर से हुआ, और यहां पर क्वाड के उद्देश्य भी जो हैं वो और ज्यादा व्यापक हो गए, यानी और भी पहलुओं को इसमें शामिल किया गया। स्वास्थ्य से जुड़े हुए तमाम ऐसे विषय हैं, जैसे आज के समय में बात कर लें तो सर्वाइकल कैंसर को लेकर क्वाड ने जो क्वाड कैंसर मूनशॉट है जैसा कार्यक्रम चलाया, इसके अलावा क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर जो इनिशिएटिव है वो इंपॉर्टेंट है, तो इसका दायरा और ज्यादा बढ़ा दिया गया। तो ये क्वाड से इसका अब सवाल उठता है, क्वाड का परिचय हो गया कि क्वाड से इसका क्या रिलेशन है, संबंध क्या है। तो देखिए संबंध तो सीधे तौर पर आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि जो मेंबर्स क्वाड के हैं वही मेंबर्स इसके हैं, और कैसे कैसे ये सभी मेंबर्स द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास से ये बदलते हुए क्वाड जिस तरह से 4 देशों का संगठन है उसी प्रकार ये अभ्यास भी 4 देशों का अभ्यास बन गया। तो दोनों में सिमिलरिटी कैसे हो गई, तो देखिए 2007 में क्वाड देशों ने पहली बार सामूहिक रूप से मालाबार में शिरकत की। हालांकि ये चारों अभी जो मेंबर क्वाड के हैं वो इसके मेंबर नहीं बने थे, वो क्रमिक रूप से बनते हैं। 2015 में एक शामिल हुआ, फिर 2020 में दूसरा शामिल हुआ, 2015 में जापान शामिल हो गया, स्थायी सदस्य बन गया, तो यह अभ्यास त्रिपक्षीय बदला। और 2020 में ऑस्ट्रेलिया की पुनः इसमें भागीदारी के बाद क्वाड के सभी 4 सदस्य पहली बार एक साथ यहां पर अभ्यास में शामिल हो गए। तो मालाबार 2025 में अब क्या हुआ, 25 में एक तरह से इस चीज को जो क्वाड के मेंबर हैं वही इसके हिस्सेदार भी हैं, वही इसके भागीदार भी हैं, नौसैन्य अभ्यास में भी वही भागीदारी कर रहे हैं। तो क्वाड की रणनीतिक एकजुटता और समुद्री साझेदारी का प्रतीक यह बन रहा है एक ऐसे समय में जिस समय में अमेरिका और भारत के रिश्तों की जो तलखियां हैं वो लगभग जगजाहिर थी। अंत में चलेंगे अभ्यास प्रश्न की तरफ, और आज का अभ्यास प्रश्न आपके लिए है, मालाबार नेवल एक्सरसाइज 2025 हाल ही में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में आयोजित की जा रही है। विकल्प आपके सामने है, ए बंगाल की खाड़ी, बी अरब सागर, सी उत्तरी प्रशांत महासागर, या डी हिंद महासागर। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।